नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है संघ के सिंधिया। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे और उससे पहले 3 दिनों तक आपने देखा कि किस तरह सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में यह दिखाने में कामयाब रहे, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि आज भी उनके साथ ग्वालियर चंबल के तमाम सारे लोग हैं और वो मानते हैं कि महाराज सिंधिया यहीं के हैं और हम सब उनके साथ खड़े, क्योंकि जो दावा है उसके मुताबिक 76,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद वो संघ कार्यालय पहुंच गए। संघ कार्यालय पहुंचे, उन्होंने वहां एक तरह से कहा जाए तो मुलाकात भी की वहां के पदाधिकारियों से, साथ ही वहां भी पहुंचे, हेडगेवार के वहां भी पहुंचे और उन्होंने उनको प्रणाम भी किया। तो क्या यह माना जाए कि सिंधिया बहुत ही सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद से फिर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट के जरिए भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अंबेडकर की याद उन्हें नहीं आई। बात अंबेडकर की करते हैं लेकिन जाते संघ में हैं। आप देखिए, एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो दिग्विजय सिंह ने किया है। ये संघ, ये देखिएगा आप, नागपुर आकर बाबा साहब अंबेडकर श्रद्धालु उनके स्मारक जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि होते हैं, बाबा साहब विरोधी आरएसएस कार्यालय जाकर संघम शरणम गच्छामि होते हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है और उसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी है। लेकिन चर्चा दरअसल हो सकती है, पर सच्चाई यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पहले देखा हमने तमाम सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है, फिर कार्यक्रम होता है। उस बीच जब नए उन्होंने ज्वाइन किए तो डिनर पार्टी भी देखी शिवराज जी के यहाँ, और फिर लगातार कई तरह की बातें सामने आती रही। लेकिन वो इस बार बिल्कुल बदले बदले से हैं। उनके स्वभाव में भी आप परिवर्तन देख रहे हैं। बहुत ही शालीनता, हालांकि शालीन रूप में ही उनकी पहचान होती है, कभी भी कुछ इस तरह के बयान नहीं देते जो विवाद पैदा कर दे। लेकिन जहां बोलना होता है, जहां सच्चाई होती है, जैसा उन्होंने कल भी कहा, उसमें वो पीछे नहीं रखेंगे। कल भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो जो जनता से वादे किए, विकास की जो बातें करते हैं वो महत्वपूर्ण है, और जब वो नहीं होगा तो मैं झंडा उठाकर सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब सड़क से भारतीय जनता पार्टी का जो सिलसिला चला है आने का, उसके बाद यदि बीजेपी में आप हैं तो संघ तो जाना ही होगा। और अब ये कह सकते हैं कि संघ के सिंधिया। संघ के सिंधिया तो पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, नागपुर आकर बाबा साहब अंबेडकर श्रद्धालु उनके स्मारक जाकर बुद्धम शरणामी गच्छामी होते हैं और बाबा साहब विरोधी आरएसएस कार्यालय जाकर शरणम गच्छामी होते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने हमला बोल दिया है और इस हमले के साथ ही अब ये भी लगने लगा है कि क्या कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी। और दिग्विजय सिंह तो हमेशा जब कभी संघ की बात होती है तो मुद्दा बना ही लेते हैं। और संघ में जब पहुंचे हैं तो फिर दिखाई दे रहा है संघ। चलिए योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़ेंगे। योगेश यादव के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है योगेश यादव जी, और उनसे समझते। भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उमेश जी से भी बातें करेंगे। और चलिए, दोनों नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव। सबसे पहले उमेश शर्मा जी, संघ के मुख्यालय पहुंच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या ये माना जाए संघ के सिंधिया? नहीं, संघ का तो प्रत्येक भारतीय नागरिक संघ का है। जो भी भारत का नागरिक देश के बारे में सद्भावना रखता है, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होता है, जिसको लगता है कि देश प्रथम है, दल बाद में है, ऐसा प्रत्येक राजनीतिज्ञ संघ का अपना होता है। संघ के लिए कोई भी व्यक्ति, संघ कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में राजनीतिक या दलीय आधार पर विचार नहीं करता है। संघ तो के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जहां तक प्रश्न है, ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के डीएनए में राष्ट्रवाद है। उनके पिता एक समय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनकी जो दादी हैं अम्मा महाराज, वे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की मुझे लग रहा है कि आराध्या हैं।
उन्होंने हमारे राजनीतिक दल को विस्तार देने के लिए जो कार्य मध्य प्रदेश में किया वो स्तुत्य वरेण्य है। तो मुझे लग रहा है कि जिस समय धारा 370 का विषय आया था या ट्रिपल तलाक का आया था, उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार के ट्वीट करे थे, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर एक राष्ट्रवाद की विचारधारा है और वे संघ में गए हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता होता है या सामाजिक जीवन में राष्ट्रवाद से प्रेरित कोई भी व्यक्ति होता है, संघ से उसका सहज रूप से जुड़ाव होता है जी। लेकिन उमेश जी, इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कह दिया संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं है। अंबेडकर के स्मारक भी जाने वाले की बात करने वाले संघम शरणम गच्छामि कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का नागरिक गंभीरता से लेता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की जो राजनीतिक वाचाता है वो इस प्रकार की है, वो विश्वमन करने वाले बयान जारी करते रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के बारे में मालूम है सभी को कि उनकी मानसिकता किस प्रकार के वे बयान करते हैं। वे तो जाकिर नाइक तक को अपना आराध्य मानने में पीछे नहीं हटते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की कतई चिंता नहीं करती कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या ट्वीट करा है या दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार के विचार अभिव्यक्ति कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी के अपने विचार है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए योगेश यादव जी समय, योगेश यादव जी दिक्कत क्या है? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सबको पता है कि यदि बीजेपी में है तो संघ भी जाना होगा और हम तो कह रहे हैं कि संघ के सिंधिया। अब इस पर सवाल उठाने की जरूरत क्या है? जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिक्कत हमें किसी बात की नहीं है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, पहले वो तिरंगे में थे, तिरंगे का प्रतीक राष्ट्र का भी प्रतीक हुआ करता था, फिर बाद में वो दो रंगे हो गए, उनका एक रंग अपने आप में ही कम हो गया, उनके विचारों में, उनकी आत्मा में। अब उसके बाद वो एक रंगी हो गए। अब एक रंगी में कितना राष्ट्रवाद समाया हुआ है, ये आजादी के पहले के आरएसएस की गणना आप कर लीजिए, आजादी के बाद की घटनाओं की गणना कर लीजिए कि संघ का राष्ट्रवाद कितना पवित्र राष्ट्रवाद रहा है, संघ की भूमिका आजादी के पहले क्या रही है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जनवरी में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का एक एनटीसी कैंप लगा था जिसमें सेवा दल की विचारधारा को परिपक्व मानते हुए संघ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जबरदस्त तरीके से हमले किए थे, संघ को राष्ट्रद्रोही बताया था। ये सब रिकॉर्डेड है। आज उन्हीं के मुख से संघ के वहां पर जाकर शरणम गच्छामि होना इस बात का प्रतीक है कि आपकी मानसिकता आत्मघाती कदम की ओर जा रही है। जहां तक भाई उमेश जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी को हम गंभीरता से नहीं लेते, दिग्विजय सिंह जी का ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात की व्याख्या कीजिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जिस व्यक्ति जो संविधान का प्रणेता रहा है, जिसने संविधान को लिखा है, उनको जाकर आप नतमस्तक ना करते हुए उन लोगों को नतमस्तक कर रहे हैं जो संविधान विरोधी रहे हैं। ये मेरा बड़ा गहरा आरोप है मनोज जी, गहरा आरोप है मेरा। और आप अंबेडकर जी की विचारधारा को तिरस्कृत करते हुए, अंबेडकर जी की विचारधारा और संविधान के प्रति आप अवज्ञा करते हुए वहां आप कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आपका तिरस्कार किस तरीके से पैदा हुआ? दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न सामायिक है, महत्वपूर्ण है और हमें इस बात की आशा नहीं थी और आने वाला समय आपको बताएगा। आप स्वयं कह रहे थे मनोज साहब, अभी आपने कहा कि वो बहुत सहज हो गए, बहुत सरल हो गए। मैं इसकी दूसरी व्याख्या करता हूं कि कांग्रेस में उनको जितनी स्वायत्तता थी, जितनी स्वतंत्रता थी और जितने मौलिक अधिकार थे, उन मौलिक अधिकारों पर और उनकी आत्मा पर कुठाराघात शुरू हो गया, इसलिए उनका संघीकरण किया जा रहा है। इसको आप सरलता के अंतर्गत ना लीजिएगा मनोज साहब, ये उनका संघीकरण है और संघी विचारधारा इस देश की क्या रही है, देश हम तो क्या भी रहे योगेश जी, हमारा तो विषय वो कि संघ के सिंधिया। चलिए आप बने रहिए। रमन रावल जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे कर सिंधिया के बहुत सारे ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया जी के बारे में कभी ये भी कहा जाता रहा था कि वो दूरी बनाकर चलते हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वो आए तो बीजेपी के जो पुराने नेता है या नए नेता है उनके नजदीक भी जाते नजर आए, बल्कि संघ भी पहुंचे हैं। तो क्या बहुत एक रणनीति के साथ सिंधिया आगे बढ़ रहे? रणनीतिक तौर पर इसको कहना अगर आप चाहो तो कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए, आप जिस राजनीतिक दल के साथ में होते हैं उसकी विचारधारा को भी अपनाना एक बहुत सामान्य सी बात है जी। और सिंधिया जी ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि साबित करना चाहते हैं कि अब वे
भाजपा में सिर्फ जो है किसी समय सीमा तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसलिए भाजपा के जो आग्रह है, भाजपा की जो मान्यताएं हैं, उसके जो सिद्धांत है, परिपाटियां हैं, उसको भी अपनाने में उसे कोई हर्ज नहीं है। इसी क्रम के तहत वे जब इंदौर आए थे तो यहाँ सारे भाजपा के प्रमुख नेताओं के यहाँ मिले, कार्यकर्ताओं के यहाँ गए। जब नागपुर वे गए हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है भाजपा को प्रकारांतर से वैचारिक रूप से समर्थन देता है। वहीं से भाजपा निकली भी, जनसंघ भी वहीं से निकला है, उसकी राजनीतिक शाखा भी उसको कह सकते हैं। हालांकि संघ को और भाजपा को इस पर एतराज होता है, लेकिन है जाहिर तौर पे वो। और संघ जो है, यानी अगर वहां संघ मुख्यालय में गए हैं और आम्बेडकर की प्रतिमा पे नहीं गए हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ आपत्तिजनक है। और संघ ने भी कभी आम्बेडकरवाद को या आम्बेडकर जी को न तो खारिज किया, न उनको मान्यता नहीं दी हो, ऐसा भी नहीं है, या उनको अपमानित किया हो, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। दूसरा, एक बात जो योगेश जी ने कही कि संविधान के निर्माता है, तो माफ करना, संविधान के निर्माता अकेले आम्बेडकर साहब नहीं है। आम्बेडकर साहब भी उस समिति का एक हिस्सा थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई है, कई प्रमुख लोगों की उसमें राय मशवरा रहा है, सुझाव लिए हैं, और समिति ने भी अपना काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर कांग्रेस की विचारधारा के नजदीक रहे और कांग्रेस उन्हें मानती है, तो जरूरी नहीं कि भाजपा, समाजवादी दल, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी ये भी उनको माने। इस तरह की व्यक्ति पूजा का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, दिग्विजय सिंह की आपत्ति के कारण ही और दिग्विजय सिंह के व्यवहार के कारण ही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है। जी जी। उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठता था। राजा महाराजा की जो लड़ाई थी, जग जाहिर थी, दोनों के कांग्रेस के भीतर ही जबरदस्त वैचारिक द्वंद्व था, और उन दोनों की उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप ही, अपनी उपेक्षा के स्वरूप ही कोई सम्मान उनको मिला होता, तो कांग्रेस क्यों छोड़ते? ये तो बात ही बड़ी बेमतलब सी है कि वो आरएसएस के मुख्यालय में क्यों गए, क्यों नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर वहां से निकलकर कोई भाजपा में आएगा और वो संघ में जाएगा तो क्या बुराई है उसमें? जी जी। कांग्रेस वाला कोई विधायक, सांसद या नेता सेवा दल में जाता है तो उसमें क्या आपत्तिजनक है? ये ठीक वैसा ही है। चश्मा अलग है देखने का, नजरिया अलग है। चलिए, सियासत में यही होता है कि चश्मे बदल जाते हैं। जी जी। और खैर, विपक्ष में है कांग्रेस, तो क्या कुछ तो कहना ही है, कुछ तो कहना भी पड़ेगा जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी। मैं वापस चलता हूं उमेश शर्मा जी के पास। उमेश जी, हमने देखा कि जैसे ही सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उसके बाद से बदले बदले से नजर आते हैं हुजूर, और यह भी दिखाई दे रहा है कि वो धीरे धीरे कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा वर्चस्व उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, खासकर ग्वालियर चंबल में। दावा यह है कि 76,000 के लगभग नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हो गए, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ सिंधिया समर्थक है, और अब संघ के मुख्यालय में ठीक उसके बाद जाना। क्या ये माना जाए कि पूरी रणनीति के तहत, पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं सिंधिया बीजेपी के भीतर और समझ रहे हैं इस विचारधारा को? उमेश जी, उमेश शर्मा जी, चलिए। योगेश जी, मेरे साथ आप जुड़े हैं, आप सुन रहे होंगे, रमन रावल साहब भी कुछ सवाल कर रहे थे। क्या कहेंगे आप, क्या ये माना जाए कि यदि किसी की विचारधारा, किसी पार्टी में शामिल आप हो गए हैं, जो भी हो जाए, तो उस विचारधारा को अंगीकृत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस पार्टी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो युवा चेहरा है, उनको तो लंबी राजनीति करना है। देखिए, आज आपके इस डिबेट में सहयोग से आज डॉक्टर हार्डीकर जी की पुण्यतिथि है, सेवा दल के संस्थापक, और हेडगेवार उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। मैं आरएसएस पर हमला नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस बात को इंगित करा रहा हूं कि सिंधिया जी की तरफ से ही उस समय उस मंच पर हेडगेवार की विचारधारा और हार्डीकर जी की विचारधारा पर एक बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सिंधिया जी की मनस्थिति में एक वर्ष में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया, कौन सी उनकी विचारधारा के अंदर उन्होंने कर लिया? क्या उनके व्यक्तिगत हित थे कि जिन्होंने अपनी विचारधारा को एकदम परिवर्तित कर दिया? क्यों वो तिरंगे से दो रंगे और दो रंगे से एक रंग पर आ गए? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न होते हैं कि कांग्रेस में उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक पद प्राप्त किए हैं, केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त किया है, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के बाद उनको पुत्र की मानिंद उनको वात्सल्य प्रदान किया गया सोनिया जी की तरफ से। एक मनस्थिति किस बात की बनती कि अचानक ये परिवर्तन क्यों?
ये साधारण कार्यकर्ता में उत्पन्न होता है। और मैं आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उनसे ही प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके अंदर वो कौन सी मौलिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होकर आ गई कि जो आप ऐसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं तिरंगे को। आप फिर वही बात आएगी कि मैं आरएसएस पर हमला कर रहा हूं। आप आरएसएस का अध्ययन तो करते, उसके बाद आप आरएसएस के कार्यालय में जाते। आप एक विद्वान हैं, आप वक्ता हैं, लेकिन आप कैसे विचारधारा को तो ये कांग्रेस का कष्ट है या कांग्रेस को ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे कर कर हमारे पास से तो चले गए, लेकिन हम जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो आगे मुश्किल भरे भी होंगे कांग्रेस के लिए? मनोज साहब, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसके अंदर कांग्रेस में गांधी तत्व आत्मसात है, जिसके अंदर कांग्रेस की विचारधारा आत्मसात है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ग्वालियर में 50,000 75,000, मेरी मान्यता, इस मान्यता को मैं खारिज करता हूं। वह इतनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और अंतिम व्यक्ति को की लड़ाई के लिए अपने आप को उमेश शर्मा जी जवाब दीजिएगा। उमेश शर्मा जी जवाब दीजिएगा। और मेरा सवाल भी उसमें यह है कि संघ के कार्यालय में जाना, खैर भारतीय जनता पार्टी के है ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन क्या धीरे धीरे कर कर वो जो कदम बढ़ा रहे हैं वो समझ चुके हैं कि इस विचारधारा में ढलना भी पड़ेगा, और ये भी समझ रहे हैं कि यदि मुझे आगे चलना है तो इस तरह से धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ेंगे? मेरा बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो योगेश जी को पूरा सुन नहीं पाया। मैंने जो पूर्व में सुना था और आपका प्रश्न, दोनों का उत्तर दे देता हूं। जी। एक तो बार बार योगेश जी के मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि संघ की पृष्ठभूमि क्या है संघ के बारे में। तो जिस समय केशव बलिराम हेडगे जी स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में गए थे और जिस समय उनकी जेल से रिहाई हुई थी, उस समय स्वयं मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक सभा उनके स्वागत में करी गई थी। और अभी चूंकि चैनल पे समय कम होता है, संघ का कभी मैं सिलसिलेवार योगेश भाई से व्यक्तिगत मिलूंगा तो बताऊंगा कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान का। एक बात, बार बार बाबा साहब अंबेडकर की जो वेदना योगेश जी के मुखारविंद से और दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट से फूट फूट पड़ रही है, तो मुझे ये बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था। भीमराव अंबेडकर जी का चाहे दीक्षा भूमि हो या चैत्यालय हो या नागपुर हो या महू हो, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनी है तो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जो सम्मान की भावना भारतीय जनता पार्टी ने अभिव्यक्त करी है, उसके लिए हमको दिग्विजय सिंह जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रहते हुए उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करा था, ये भी बता दें योगेश जी। एक और बात, योगेश जी बार बार मौलिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, तो अभी जो 23 नेताओं ने पत्र लिखा था ना, और उसके बाद जो राहुल गांधी जी का प्रत्युत्तर आया है और जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी ने पलटवार करा है, तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि स्वायत्तता वहां पर कितनी प्राप्त है कांग्रेस पार्टी में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार कांग्रेस पार्टी में दी जाती है। और अभी इन्होंने योगेश जी ने गांधी का जिक्र करा, तो ये कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट है कि जब ये गांधी का नाम लेते तो महात्मा गांधी से अभिप्राय नहीं होता है। जब ये गांधी बोलते हैं तो या तो सोनिया गांधी जी होती है या प्रियंका गांधी जी होती है या राहुल गांधी जी होती है, इनके अपने गांधी है। और एक और बात बार बार योगेश जी कह रहे कि तिरंगे से दो रंगे हो गए, दो रंगे से एक रंगे हो गए। ये जो भगवा है ना, ये भगवा वास्तव में भारत का रंग है। इस भगवे रंग की आप अवहेलना मत करिए। और जहां तक ज्योतिरादित्य जी का आप मूल प्रश्न आपका मनोज जी, जो आपने कहा था कि ज्योतिरादित्य जी संघ के निकट जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की व्यवस्था के चलते कोई संघ के पास नहीं जाता है। संघ का अपना एक विचार दर्शन है, संघ एक सामाजिक संगठन है, संघ राष्ट्रवाद की प्रेरणा प्रदान करता है। और मुझे लगता है कि संघ में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो बहुत सामान्य सी बात है। और ज्योतिरादित्य जी तो चूंकि हमारे बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और जो योगेश जी की अपनी वेदना और पीड़ा उन्होंने बताई है कि ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग में 50,000 कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं गया, तो ये तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के चित्र, वहाँ के वीडियो, वहाँ के कार्यक्रम, वहाँ की सारी चीजें अपने आप खुद ही बयानी कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आनंदित और आह्लादित है। इस समय हमारी प्राथमिकता उपचुनाव है। हम उपचुनाव को केंद्रित करते हुए आगे की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो उनके अपने विचार है हमको उससे कोई असर नहीं पड़ता। उमेश जी, मैं लौट रहा हूँ। योगेश जी, एक छोटा सा आपका कमेंट्स चाहूंगा। मैं रमन रावल जी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे आप दोनों की बातों पर प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगा। एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए उमेश जी की बात। पहली बात जी, चलिए रमन रावल जी के पास चलता हूं। रमन जी, आप सुन रहे होंगे उमेश जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, आप भी वही सब कह रहे थे, लेकिन सवाल यही है
कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी बदली बदली सी नजर आ रही है। और आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम सारे लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, धीरे धीरे कर कर अब बीजेपी का जो कुनबा है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये जो सब चीजें दिखाई दे रही है, इसमें सिंधिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो बहस करने के लिए तैयार हूं मैं। जी जी कहिए योगेश जी, जवाब दे दी। हाँ जी, हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव बाबा अंबेडकर मात्र कांग्रेस के नहीं वरन राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर और महत्वपूर्ण नेता के रूप में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में उनके मुख्यमंत्रित्व होते हुए महू में एक विशाल अंबेडकर स्मारक का निर्माण किया गया, जो अद्वितीय और अविस्मरणीय है, जिसको पूरा विश्व आकर यहाँ पर लोग नतमस्तक करते हैं। कांग्रेस की जहां तक भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा के संदर्भ में, तो मैं उमेश जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह संघ के संदर्भ में, उसके इतिहास के संदर्भ में और वर्तमान के संदर्भ में जब चाहे मुझसे बहस कर सकते हैं। मैं बहस के लिए तत्पर हूं। चलिए एक दिन ऐसा ही करते हैं, आप दोनों की बहस ही करा लेंगे संघ पर। आप बने रहिए दोनों मेरे साथ। और रमण रावल जी मेरे साथ जुड़े हैं। रमण जी, आप सुन रहे होंगे, उमेश शर्मा जी को भी आपने सुना, योगेश यादव जी को भी आपने सुना, लेकिन क्या ये मानकर चले कि जिस तरह से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हुए, बाद में आपने भी कहा कि विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और समझना भी पड़ेगा, आप जहां काम कर रहे हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस संस्थान में काम करते हैं, उसकी विचारधारा से आपको दो चार होना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि सिंधिया का जो कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या यह माना जाए कि धीरे धीरे उनके जो कदम है, बीजेपी को एक अलग, बीजेपी भी बदली बदली सी नजर आ रही? देखिए मनोज जी, एक तो ये है कि अंबेडकर और गांधी का जो बार बार नाम ले रहे हैं योगेश जी, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों पे कॉपीराइट सिर्फ कांग्रेस का ये पेटेंट है इनका, कि इसके अलावा उनको न तो कोई मान सकता है, न उनकी बात कर सकता है, न उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है। एक दूसरा, मेरी ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, मार्च से चले गए हैं सिंधिया जी और उनके समर्थक भाजपा में, आखिरकार कांग्रेस सिंधिया जी से ही बार बार क्यों सवाल कर रही है? जी। आखिरकार ऐसी क्या बात है कि सिंधिया उनके सामने से हटाए नहीं हट रहे हैं? अरे भाई, एक आदमी जो आपकी पार्टी में था, किसी भी स्तर पे उसकी असहमति, नाराजगी, असंतोष या उसका जो भी रहा हो, उसने एक पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप बजाय अपनी लकीर बड़ी करने के सिंधिया जी की जो लकीर है उसको मिटाने में लगे हुए हैं। हालांकि उससे मिट नहीं रही है और बड़ी हो रही है। जितना सिंधिया नाम का जाप करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस, उतना ही अपना नुकसान करेगी, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य, कोई मुद्दे, कोई विचार नहीं है। ऐसा जनता में संदेश जा रहा है कि सिंधिया से सवाल हर छोटा आदमी, एक कार्यकर्ता से लेके तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता तक आए दिन जो है उनको ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, उनसे सवाल करते हैं। यानी आपका अपना कोई कार्यक्रम, सोच विचार है ही नहीं। दूसरा, सिंधिया जी का कद बड़ा हो रहा है, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिंधिया जी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भाजपा का भविष्य का चेहरा है और होना भी चाहिए। ऐसे युवा, एक तरफ हम बात करते हैं कि युवा लोगों को राजनीति में जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए, और जब भाजपा मान लीजिए कि किसी रणनीति के तहत सिंधिया को प्रमोट कर रही है, और सिंधिया जी खुद भी उस तरह से पेश आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, देश में भाजपा के युवा चेहरे के तौर पर पहचाने जाएं, तो उसकी बारीकियों को समझना, उसकी विचारधारा को समझना, संघ की कार्य पद्धति को समझना, और संघ जैसा कि वैश्विक तौर पे सामाजिक संगठन के तौर पे जाना और माना जाता है। अगर कोई लोग कह दें कि उसका राष्ट्रवाद नकली है या उसकी जो है देश में आस्था नहीं है या जीवन मूल्य उसके कुछ नहीं है, तो उसका अपना सोच हो सकता है। आरएसएस के प्रति ऐसी भ्रांतियां कांग्रेस हमेशा से प्रचारित करती रही है, तो किसी भी तरह से सच नहीं। कांग्रेस ने दरअसल संघ को राजनीति के साथ में जोड़कर उसको बेवजह की बातें करनी ही नहीं। चलिए सर, अब समय माफ करिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर मध्य प्रदेश में सियासत बदली, सियासत के साथ बहुत कुछ बदला सा खाकर भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा ऐसा है जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और चेहरा ही ऐसा है क्योंकि कांग्रेस ने उसी चेहरे पर चुनाव लड़े थे, और हमें लगता बार बार ये तकलीफ सामने भी आ जाती। बीजेपी ने 76,000 कार्यकर्ता अपने कर लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता सिंधिया समर्थक जो माने जाते हैं, तो कुनबा भी बड़ा है। और अब सिंधिया भी इस बात को समझ रहे हैं कि मैं जिस पार्टी में हूं वहां की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा पर चलना है तो संघ भी जाना पड़ेगा, संघ की बातों को भी समझना पड़ेगा, राष्ट्रवाद की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें
कांग्रेस को खटक रही जरूरत इस बात की भी होगी कि यदि सिंधिया अब आपके नहीं है तो आप सिंधिया का चेहरा छोड़िए, किसी और चेहरे को सामने ले आइए, लेकिन वो चेहरा होगा कौन सा, यही बड़ा सवाल है। और शायद इसी सवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर भी बातें होती रहती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।